जहाँ सिस्टम चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज दरभंगा जिला के पुलिस की कार्रवाई और उससे आम जन के बीच हो रही घटनाओं की चर्चा करते हुए आपको स्पेशल आज का यह एपिसोड आधे घंटे का एपिसोड है, जिसमें कई घटनाओं का हम चर्चा करेंगे। कई लोगों के साथ अगर इस तरह की व्यवस्था न होती तो उनको न्याय मिल गया है, लेकिन न्याय पाने की बात को छोड़िए, वह आज इस दुनिया में नहीं रहे हमारे दहशत के। इस बात को मैं नहीं, भारत सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी कर रहे हैं। जी हाँ, मदन सहनी दरभंगा जिला के मद्य निषेध के मंत्री हैं और वर्षों समाज कल्याण के मंत्री रहे। मदन सहनी दरभंगा के एक खराजपुर निवासी, दरभंगा जिला में खराजपुर निवासी 20 वर्षीय युवक, दरभंगा जिला के खराजपुर पंचायत के वार्ड 9 का निवासी, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र में है, वहाँ का 20 वर्षीय युवक मोनू सहनी के मौत का मामला के बारे में कहते हैं कि मोनू सहनी ने एक मोबाइल खरीदा, 2000 रुपये। अब मोनू सहनी एक गरीब आदमी था और मोबाइल चलाने के लिए वो मोबाइल खरीदा। अब बहुत सारे साइबर क्राइम वाले इस हिसाब में इस क्राइम करके मोबाइल को बेच दिया। मोबाइल खरीद बिक्री पर तो कहीं न कहीं मोबाइल की जो दुकानदार है, हाँ, या मोबाइल साइबर चोर पर, साइबर क्राइम के लोग जो हैं, साइबर क्राइम पुलिस के साइबर क्राइम में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग मोबाइल लेते हैं और मोबाइल गायब कर देते हैं। मोबाइल की अभी हमारे यहाँ एक घटना है जिसमें मोबाइल गया और वह STF वाले आज तक उस बच्चे का मोबाइल, जो बच्चा कर्ज लेकर के मोबाइल खरीदा, और उस बच्चे को कई बरस बीत गए लेकिन अभी तक वो मोबाइल वापस नहीं आया। मोबाइल का बच्चे का गार्जियन मोबाइल का जो किस्ती था उसको चुकाया। अब नया मोबाइल में ये स्थिति है, नया मोबाइल में साइबर क्राइम के बारे में जांच करने के लिए जो STF के लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल वापस नहीं करते हैं। ऐसा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का एक घटना है, जिसके बारे में बच्चा ने थाना में भी और SSP महोदय को भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक उसका मोबाइल वापस नहीं आया। अब क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में ही भी, या आज का जो मतलब जो ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी बने रहने के लिए बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत होती है। अब इसी के कड़ी में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर का वार्ड नंबर 9 का लगभग 20 वर्षीय युवक मोनू सहनी मोबाइल खरीदता है, और मोबाइल जब खरीदता है तो वह मोबाइल साइबर क्राइम के क्षेत्र में, साइबर क्राइम के मामले से जुड़ जाता है, और वह साइबर क्राइम के STF के लोग जो है, हाँ, वहाँ बतौर मंत्री के बयान में मंत्री मदन सहनी ने, जो जदयू के एक प्रतिष्ठित दरभंगा जिला के मंत्री माने जाते हैं और वर्षों से अपने पद पर, अपने उसी पर कायम है, वर्षों से अपने पद पर कायम है, और इस व्यवस्था को चूँकि मंत्री इस बात को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं पुलिस की जो रक्षक बना भक्षक का जो व्यवस्था है, इसको चरितार्थ करते हैं। मंत्री मदन सहनी के द्वारा माने जो भी व्यवस्था है, जो कहते हैं, जो बिना नंबर प्लेट के
गाड़ी पर पुलिस आती है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी पर आती है। उसके बाद जो है बिना मतलब शादी ड्रेस में आती है और बच्चा पर दबाव बनाती है। जो 20 वर्षीय युवक है उस पर दबाव बनाती है। परिजनों का आरोप है कि 10 लाख रुपया तक मांग की जा रही है। जो भी हो, आखिरकार बच्चे की मौत हो जाती है और उसके जिम्मेवार दरभंगा पुलिस। अभी कुछ दिन पहले मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के एक सदस्य दरभंगा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत चारों तरफ आवेदन देने के बाद अनशन कर रहे थे। अनशन पोलो मैदान में अनशन कर रहे थे बैद्यनाथ भक्त। और अनशन के दौरान एसपी साहब को भी आवेदन उन्होंने दिया था, एसडीओ साहब को भी दिया था और लहरियासराय थाना को भी दिया। थाना ने रिसीविंग नहीं किया तो डाक से उनको भेज दिया। और डाक इतनी सूचना देने के बावजूद जब अनशन के लगभग 10 दिन बीत चुके, 10 दिन के लगभग में उसको पुलिस जाती है और कहती है कि भाई अनशन का जो है सो परमिशन कहाँ है। अब बताइए, धरना स्थल तो एक परमिटेड जगह है और वहाँ अनशन कर रहा अगर कोई भी अनशन इसलिए जो सीआईडी से जांच हो, मामले का सीआईडी से जांच हो, इसके लिए वो अनशन कर रहा था। ये नहीं कह रहा था जो गलत है कि सही है, कह रहा था जो पुलिस का जो एक निष्पक्ष और विश्वस्त विभाग है सीआईडी, उससे जांच कराने का जो है उसका आग्रह था। वरीय पुलिस अधीक्षक छुट्टी में थे और इतना दिन बीत जाने के बाद डीआईजी साहब से फ़ोन पर उन्होंने आग्रह किया कि हमारा सुधि कब लेंगे। यही उसका स्टेटमेंट था, जो हमारा सुधि कब लेंगे सरकार। जो एसपी साहब एसएसपी साहब जो है सो छुट्टी में है, तो कम से कम इस व्यवस्था पर हमारी सुधि लिया जाए। इतने दिन से अनशन किए हुए हैं और इस पर कुछ नहीं होता है। बस आनन फानन में लहरियासराय थाना की पुलिस पहुंचती है और उसकी सुधि लेने के बजाय वहाँ जो है उससे परमिशन मांगी जाती है। भी परमिशन मांगी जाती है। एसएसपी साहब की अनुपस्थिति में परमिशन की बात होती है, जबकि एसएसपी साहब को आवेदन दिया गया है। एसएसपी साहब के पास कई आवेदन इस संबंध में, उसके संबंध में जा चुका था और एसएसपी साहब के स्तर से कोई विधि संगत कार्रवाई नहीं होते देख अनशन पर गया। और अनशन पर इस मामले के लिए गया कि वह अपनी बात रखना चाहता था जो सीआईडी से जांच हो। अब भरत दास की मामला है। भरत दास जो आपको पर्यवेक्षण गृह में तथाकथित आत्महत्या करता है, परिजन उसको हत्या का आरोप लगाते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन पुलिस के द्वारा क्यों कराई जाती है? अगर भरत दास बाद में मानवाधिकार आयोग द्वारा उसकी उस मामले की निष्पक्ष जांच होती है, धरातल पर आता है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि भरत दास चोरी किया कि नहीं। ये बात कहीं स्पष्ट नहीं आया कि भरत दास चोरी में शामिल था या भरत दास चोरी किया। अगर भरत दास नाबालिग था तो उसके एज प्रमाण पत्र को क्यों नहीं जांच कराया गया। उसके बाद अगर मान लीजिए उसके पास नहीं था तो उसके मुखिया सरपंच से उसका सत्यापन क्यों नहीं कराया गया। अगर उसके पास कोई इस तरह की बात नहीं थी, हाँ, और चोरी बहुत बड़ी मामला नहीं थी, उसके यहाँ से चोरी का कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं हुआ था और न उसके यहाँ से घर से कोई चोरी का सामान बरामद हुआ, न उसके पास से कोई जो
चोरी की जगह से वह रिकवर हुआ, और ऐसे में नाबालिग भरत दास की जो है उसको जेल भेज दिया गया। अब सवाल है, जब बच्चे को जेल भेज दिया गया, बच्चा जो है वहाँ से उसका मानसिक रूप से वह एक तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो गया, और उसी शिकार के कारण भरत दास को जब बाद में जेल प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया, जो ये तक बच्चा है और इसको यहाँ कैसे भेज दिया गया, तो जेल प्रशासन के पहल से भरत दास को फिर नाबालिग होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे जेजेबी के अधीन पर्यवेक्षण गृह भेजा जाता है। तो एक बच्चा के मन में ये बात आया, जो एक तो हम जेल में थे और जेल में से निकले तो फिर जेल में चले। अब जेल की बात सोचते सोचते उसको लगा कि हम लगातार इस व्यवस्था से त्रस्त होकर के उसने अगर आत्महत्या कर ली तो उसमें उसके मानसिक मतलब प्रताड़ना का ही मामला बनता है, और उसमें जे एक्ट का मानवाधिकार आयोग के चिट्ठी में डीजीपी महोदय को लिखा गया कि यह जे एक्ट के 10 का खुला उल्लंघन है। तो वो तो नाबालिग का मामला आ गया। तो उसमें भी आज तक दरभंगा पुलिस जो है पूरे विश्व स्तर पर, पूरे मानवाधिकार के स्तर पर, पूरा देश स्तर पर यह दरभंगा पुलिस की हसारत हो ही रही थी। इसी के बाद वह मानवाधिकार के कार्यकर्ता जो बैठे हुए थे अनशन पर, उसमें परमिशन पत्र मांग करके दरभंगा पुलिस की फिर से छियालेदर हो गया। अब दरभंगा पुलिस उससे उबरी थी, तो भरत दास का मामला से उबरी मानवाधिकार का मामला आया, और अभी तीसरा यह मामला मोनू सहनी के संदिग्ध मौत पर यह मामला दरभंगा पुलिस की सबसे बड़ी बेइज्जती की स्थिति आ गई। अब इसमें माननीय मंत्री का ये बयान कि पुलिस बिना नंबर प्लेट के गाड़ी का इस्तेमाल करती है, पुलिस सादी ड्रेस में जाती है, और पुलिस जो है सो मतलब फायरिंग वगैरह की भी बात आती है। अब इस तरह की बात माननीय मंत्री कह रहे हैं। मदन सहनी जो है सो दरभंगा के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। दरभंगा के जब से एनडीए गवर्नमेंट रहा तो मंत्री पद मदन सहनी कमोबेश लगातार मंत्री पद रहे हैं। दरभंगा के रजिस्टर्ड मंत्री के रूप में हम लोग मदन सहनी को जानते हैं, और मदन सहनी जो है कई बार उनका पहल जो है, आज जो परिस्थिति है जदयू के क्षेत्र में फैसला लेने में मदन सहनी ने निष्पक्षता का कई बार उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ऐसे मंत्री अपनी ही पुलिस, अपने ही दरभंगा जिला के प्रशासन के विषय में अगर इस तरह की बात बताते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश स्तर पर बिहार पुलिस की जो दुर्दशा दिख रही है, या बिहार में रक्षक कैसे भक्षक बन रहे हैं, यह दिख रहा है। साथ ही एसटीएफ की जो बात है, एसटीएफ में तो हमने बताया कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से एक युवा जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा था और नाबालिग था, इसलिए उसके नाम को हम लोग गोपनीय रखते हैं, और वह मोबाइल खरीदा भारती मोबाइल से, पढ़ने के लिए मोबाइल खरीदा, और पहली ही किस्त जमा हुई थी। मोटा मोटी 1 महीने के बाद किस्त जमा किया होगा, 1 महीने के बाद उसका मोबाइल ले लिया जाता है। पुलिस रात में जा कर के उस बच्चे से मोबाइल छीन लेता है, और जो साइबर क्राइम के नाम से उस बच्चे का मोबाइल ले लिया जाता है।
लेकिन वो मोबाइल आज तक उसके परिवार को रिटर्न नहीं हुआ। आज तक तो कई परिस्थिति में आज तक उसका मोबाइल रिटर्न नहीं हुआ। अब एसटीएफ की इस स्थिति से क्या समझ सकते हैं? सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित परिवार के घर में रात के 12 बजे घुसता है पुलिस और उस बच्चे का जो पढ़ाई के लिए अपना मोबाइल लिया है उस बच्चे का मोबाइल छीन करके और उसका जो है व्यवस्था उसका मोबाइल जो है छीन लिया जाता है और मोबाइल आज तक उसको वापस नहीं किया जाता है। इस बात को क्या करेंगे? तो नया मोबाइल खरीदने पर गरीब आदमी का मोबाइल छीन लिया जाता है, उसको वापस नहीं दिया जाता है और मोबाइल का उपयोग स्वयं किया जाता है। मोबाइल आज तक उसको नहीं मिला तो मोबाइल गया कहाँ? दूसरी परिस्थिति ये है कि आज तक मोबाइल नहीं मिलने के बाद आज तक जो व्यवस्था है, अगर कोई गरीब आदमी मोबाइल खरीदा तो पहली बात है जो दुकानदार ने उसको बेचा क्यों? सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा दुकानदार से। और साइबर क्राइम को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जो मोबाइल खरीदा तो किससे खरीदा, और तो अगर किसी तरह के क्राइम के दायरे में तो जहाँ से वो मोबाइल खरीदा वो आया, उसको मोबाइल कैसे प्राप्त हुआ? अनुसंधान का बात होना चाहिए, अनुसंधान के विषय होना चाहिए। अब इसमें मोनू सहनी फंस गया, मोनू सहनी का नाम आ गया मोबाइल में और मोबाइल चूंकि उसके पास से बरामद हुआ तो उसमें संदिग्ध हो गया। अब मोबाइल के बाद एसटीएफ के लोग आते हैं सादे ड्रेस में, मैं नहीं कहता, यह बात मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि मंत्री जी उसी क्षेत्र के हैं और मंत्री जी उसी जाति के भी हैं जिस जाति के बच्चे की, जिस जाति के युवा की हत्या हो जाती है। और मंत्री जी उसी क्षेत्र के हैं तो हमसे ज़्यादा मंत्री जी उस बच्चा को जानते होंगे। और मंत्री जी एक प्रतिष्ठित दरभंगा जिला के एक प्रतिष्ठित मंत्री के रूप में मदन सहनी का नाम शुरू से आता है। तो इस विषय पर अब सोच सकते हैं कि दरभंगा जिला के पुलिस की क्या स्थिति है, पुलिस या गतिविधि किस तरह की बात आती है। मैंने आपको 4 मुद्दे बताए। एक नाबालिग भरत दास जो आज इस दुनिया में नहीं है। अब उसके बच्चे चूंकि वह उसकी मौत, संदिग्ध मौत पर्यवेक्षण गृह में होती है, तो उसमें मान लीजिए जो उसके परिवार, वह दोषी था या निर्दोष था ये तो साबित हुआ नहीं, और उसके परिवार का बच्चा चला गया, उस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल सकता है। परिस्थिति देखिए, और उस मुआवजा नहीं मिलने का कारण क्या है? तो वह पर्यवेक्षण गृह में क्या आत्महत्या। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया जो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या और आत्महत्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो उस परिवार का एक बच्चा, जो उस परिवार का भविष्य था, अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी था, उसको इसलिए जान से हाथ धोना पड़ा कि पुलिस ने जे एक्ट 10 का अवहेलना किया। पुलिस ने, तो पुलिस जब कानून के रक्षक, कानून के भक्षक बन जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में देश का या राज्य का या आम जन का या शासन व्यवस्था का कौन मालिक? उसको भगवान ही देख सकता है, भगवान ही मालिक। और भगवान के विषय में भी तो देख ही रहे हैं, जब भगवान को भी लोग हड़पने के लिए तैयार हैं, उसके भी कई मुद्दे अभी निकलते जा रहे हैं। तो भगवान, अभी न्याय पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, ईश्वरीय सत्ता की बात जो बता रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं है। तो इस तरह से अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस का कहानी न्याय व्यवस्था में चल रहा है। जिसके पास पैसा है, छल है, बल है, वही जैसा चाहता है वैसा पुलिस से करवाता है। पुलिस अभी जो स्थिति दिख रहा है, तो पुलिस समझती है कि हमको जो सैलरी मिलती है वह सैलरी
फोकट में मिलती है, हमको अलग से जितना पैसा मिल जाए उसी से हम काम करेंगे। ये व्यवस्था पुलिस की बनती जा रही है। अभी जो देखें आप, मोनू सहनी की मौत की जो संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है, और वहाँ जो एसटीएफ के जवान पहुँचते हैं, वो सादी वेश में जाते हैं, और वह जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं होता। अब बिना नंबर प्लेट का सादी वर्दी में अगर कोई जाता है तो वह पुलिस है या क्रिमिनल, इसको कौन जान सकता है? आम आदमी के समझ के परे। उसके बाद बिना नंबर प्लेट का गाड़ी है तो गाड़ी पर भी मान लीजिए कि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में बच्चे पर दबाव बना करके फायरिंग की भी बात माननीय मंत्री करते हैं। तो ऐसे में बच्चा जो है, युवा जो है, 20 वर्षीय युवक सख्ते में आ जाता है, और मानसिक प्रताड़ना के कारण अगर वह आत्महत्या कर देता है, हाँ, तो उसके भी दोषी कौन है? यह बात आप लोग समीक्षा कर सकते हैं, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसमें आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो इस तरह की व्यवस्था से बिहार में सुशासन की जो बात कही जाती है, सो कहाँ तक उचित है, और बिहार पुलिस की भूमिका वर्तमान में, अब बताइए, जदयू के एक प्रतिष्ठित मंत्री जो समाज कल्याण में वर्षों काम किए, और उनके द्वारा इस तरह का बयान आता है कि हमारा जो है आपको इस व्यवस्था में हमारा पुलिस जो है सो, अब पुलिस है कि क्रिमिनल है इसको कैसे पता किया जा सकता है? बात उनकी सही है, क्योंकि जो एसटीएफ के जवान वहाँ जाते हैं वो सादे ड्रेस में जाते हैं। उसके बाद परिवार का आरोप है जो 10 लाख रुपया मांगा जा रहा था। अब बताइए, एक गरीब आदमी जिसको एक मोबाइल खरीदने की हैसियत नहीं है, हैसियत अगर वह रहती तो सेकेंड हैंड मोबाइल 2000 में क्यों खरीदता? तो वह मोबाइल खरीदने की हैसियत नहीं है तो वह 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और उसको इस परिस्थिति में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की जो बात आ रही है, या संदिग्ध मौत की जो बात परिवार के लोग बता रहे हैं या मंत्री जी बता रहे हैं, इस व्यवस्था के लिए अगर किसको जिम्मेवार कौन? मेरे नज़र से, मानवाधिकार के नज़र से, इस सब के जिम्मेवार विधि सम्मत कार्रवाई न होना, पुलिस का मनमाना रवैया, और पुलिस के क्राइम को वरीय पदाधिकारियों के द्वारा छिपाना, ताकि अगर एक आदमी ने क्राइम किया, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो आज तक अगर उस पर कार्रवाई हो गई रहती तो दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करता है। न्याय व्यवस्था तभी कायम होती है जब एक आदमी क्राइम करे, अगर उस क्रिमिनल को उचित सजा हो जाए तो दूसरे लोग क्राइम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन आए दिन देखा जाता है नाबालिगों का अपहरण हो जाता है, और उसी में धारा के छेड़छाड़ करके उसको बेल मिल जाता है। बेल मिल जाता है तो वह उस घटना को बरकरार रखता है, जिससे उसका क्राइम करने का रेट जो है, क्राइम करने का नज़रिया जो है वह बढ़ता जाता है। इस व्यवस्था को देखने के लिए, इस व्यवस्था को देखने के लिए वरीय पदाधिकारी दरभंगा में तैनात है। तो अब वरीय पदाधिकारी की परिस्थिति भी देख रहे हैं आप लोग। वरीय पदाधिकारी के पास कई बार खटखटाने के बाद उसको सीआईडी से जांच करने की बात कहने के लिए जो अनशन किया जाता है कार्यकर्ता,
उसको यह कह कर के मानवाधिकार कार्यकर्ता को भगा दिया जाता है, उसके परिजनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहाँ से उसको यह कह कर के भगा दिया जाता है कि आपके पास परमिशन नहीं है। अब परमिशन परमिटेड जगह, जिसको धरना स्थल इसलिए बनाया गया कि वहाँ लोग धरना करेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए कहीं किसी जगह परमिशन की प्रावधान नहीं थी। और परमिशन आज तक किसी को परमिशन अगर हो तो हमको बताइए, सार्वजनिक कीजिए। जो परमिशन की बात थी, लहरियासराय थाना का घटना है। अब लहरियासराय वहाँ जाता है, परमिशन मांगता है। ये परमिशन आपका कहाँ है? और परमिशन नहीं रहने की स्थिति में उसके जो जिस मामला में सीआईडी जांच करने की बात होती थी, उसी में अनशन पर बैठे लोगों के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन में उसका बेल हो जाता है। लेकिन इस परिस्थिति के बाद, गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ से भगा दिया जाता है ताकि वहाँ कोई आवाज नहीं उठा पाए। क्यों? तो यह आवाज पुलिस के खिलाफ थी, इसलिए वह आवाज को दबा दिया गया। उन्होंने डीआईजी महोदय को कहा कि सर सुधी मेरा कब लेंगे? फोन करके उन्होंने केवल डीआईजी महोदय को कहा कि सर सुधी कब लेंगे? तो इसलिए इस आवाज को दबा दिया गया। तो यह अंग्रेजी सत्ता की व्यवस्था को दर्शाता है। वरीय पदाधिकारियों को कम से कम संज्ञान जरूर लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस तरह से कानून हाथ में लेने का हिम्मत न करें। आज तक इस व्यवस्था पर अगर कार्रवाई हो जाती तो मोनू सहनी को अपनी जान देने की जरूरत नहीं होती। आज मोनू सहनी जिंदा होता। अगर जे एक्ट पर पहले कार्रवाई हुई होती, जे 10 को सख्ती से पालन करने का वरीय पदाधिकारियों से अगर अपने अधीनस्थों को जे एक्ट 10 का पालन करने का अगर निर्देश होता, सख्ती से उसको पालन कराने के लिए अगर व्यवस्था होती, तो वहाँ आज भरत सहनी जिंदा होता, भरत दास जिंदा होता। तो इस व्यवस्था को और सीआईडी से जांच करने की जो बात रह करके कोई अगर अनशन किया, उसको वहाँ अनशन स्थल पर से, धरना स्थल पर से भगा देना, यह जो है सो दरभंगा पुलिस की बेइज्जती हो गई पूरे क्षेत्र में, पूरे देश स्तर पर। तो ये बात मानवाधिकार आयोग के चिट्ठी में ये अब बात स्पष्ट है कि भरत दास के मामले में जे एक्ट 10 का हनन हुआ है, इसलिए उस पर डीजीपी महोदय को लिखित चिट्ठी में एफआईआर दर्ज कर उनको 2 सप्ताह में सूचना देने की बात कही गई। इस पर मानवाधिकार आयोग के वरीय पदाधिकारी आज तक चुप हैं। इसका मतलब वह उस क्राइम में जो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा की गई उसमें वो सहभागी है। ऐसे प्रशासन तंत्र को पोषक करने वाले माननीय मंत्री महोदय, माननीय मदन सहनी जी, अगर आप शुरू से ऐसे मुद्दे पर अगर आप ध्यान दिए रहते तो इस तरह की बात नहीं होती। आज मोनू सहनी को जान देने की जरूरत नहीं होती। मोनू सहनी मोबाइल खरीदा था, मोनू सहनी क्रिमिनल नहीं था, एक मोबाइल खरीदा था गरीबी के कारण 2000 में, एंड्रॉयड सेट खरीद लिया था। अगर मोबाइल खरीदा मोनू सहनी तो मोबाइल जिससे खरीदा उससे पूछताछ होनी चाहिए थी। वो मोबाइल जिसका था उसको पकड़ने की जरूरत थी। तो मोबाइल वास्तव में दुकान से किसने खरीदा, पहला खरीदार कौन था, क्राइम उसके द्वारा किया गया और मोनू सहनी को उसमें फंसा करके उसको टॉर्चर किया गया और जिसके कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय अगर शुरू से इस पर ध्यान दिए रहते,
मानव अधिकार की बढ़ती आवाज़ को यदि आप देखे रहते तो आज यह दुर्दशा नहीं होती दरभंगा की। इसलिए मानव अधिकार आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता है कि इस दरभंगा के डीआईजी महोदय, दरभंगा के आईजी महोदय, दरभंगा के एसएसपी महोदय और माननीय सम्राट चौधरी महोदय से आग्रह करता है कि दरभंगा के मंत्री माननीय मदन सहनी की आवाज़ को भी सुना जाए। साथ ही मानवाधिकार आयोग के चिट्ठी जो आया है उस पर कार्रवाई हो और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज आपको आपका यह एपिसोड सौंपता हूँ। साथ ही आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप जो उचित समझें उसका इसमें लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जो उचित समझें वह कमेंट करें, ताकि जनता की आवाज़ आम जन के बीच प्रसारित किया जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से मानवाधिकार की आवाज़ चारों तरफ फैल सके, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत फंडिंग है, कोई कहीं से फंड की व्यवस्था नहीं है और लोगों की विधि सम्मत जो अधिकार मिले हैं, संवैधानिक जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए इस आवाज़ को आप अधिक से अधिक बुलंद करें। तभी हम कहते हैं कि जब सिस्टम चुप हो जाती है तो नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। आज हमारे मंत्री जी के आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तभी ये उनको अपने ही सरकार, अभी कुछ दिन पहले देखे जब माननीय मुरारी मोहन झा को केटवी थाना के खिलाफ भूख हड़ताल करना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था। उसी तरह दरभंगा के दूसरे मंत्री, बहुत दिनों से दरभंगा के रहने वाले एकमात्र मंत्री जो समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत दिनों तक काम किए, और उनके मुंह से इस तरह का दर्दनाक बात सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज का यह एपिसोड आपको समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।